लालची रानी पहला भाव। स्वर्णपुर राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। पहाड़ियों के गोद में बसा यह राज्य प्रकृति की कृपा से भरपूर था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, नदियाँ निर्मल जल से भरी थी और खानों से सोने चांदी और रत्न निकलते थे। राज्य के राजा महाराजा महेंद्र और एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और कला संस्कृति का सम्मान होता था। महेंद्र सिंह की पत्नी महारानी वसुंधरा अद्भुत सुंदरी थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं पड़ोसी राज्यों तक होती थी। उनके लंबे काले केस घटाओं के जैसे थे, उनकी आंखें झील सी गहरी थी और उनकी त्वचा स्वर्ण सी दमकती थी। जब उनका विवाह महाराज महेंद्र से हुआ तो स्वर्णपुर के लोगों ने हफ्तों तक उत्सव मनाया था। शुरुआती वर्ष में वसुंधरा एक स्नेहमयी पत्नी और समझदार रानी साबित हुई। वह महाराज के निर्णयों में रुचि लेती, प्रजा की भलाई के कार्यों में सहयोग करती और महल के उत्सव और रीति रिवाजों को गरिमा प्रदान करती। परंतु समय के साथ वसुंधरा के मन में एक बीज अंकुरित होने लगा, लालच का बीज। यह बीज धीरे धीरे बढ़ा और एक विषैले वृक्ष में बदलने लगा, जिसकी छाया पूरे स्वर्णपुर पर पड़ने लगी थी। इस बदलाव की शुरुआत शायद धीमी और अदृश्य रही होगी। पहले यह सिर्फ बेहतरीन वस्त्रों और दुर्लभ रत्नों की चाह तक सीमित। उन्हें लगने लगा कि उनके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। वह पड़ोसी राज्य की रानियों के आभूषणों और वेशभूषा की कहानियां सुनती और उनके मन में ईर्ष्या की एक लहर उठती। वह चाहती थी कि उनके पास दुनिया के सबसे अनूठे और महंगे जौहरात हों, ऐसे वस्त्र हो जिन्हें देखकर दूसरी रानियां दांव तले उंगली दबा लें। महाराज महेंद्र अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। शुरू में उन्होंने वसुंधरा की इच्छाओं को सामान्य स्त्री सुलभ अभिलाषा समझा। वह उनकी हर मांग पूरी करते। दूर देशों से व्यापारी बुलाए जाते जो नायाब मोती, पन्नी, हीरे और नीलम लेकर आते। बेहतरीन रेशम और किमख्वाब के थान महल में जमा होने लगे। वसुंधरा के श्रृंगार कक्ष में नए नए आभूषणों और वस्त्रों का अंबार लगाया गया। हर उत्सव, हर समारोह में वह पहले से अधिक भव्य और अलंकृत नजर आती। लोग उनकी सुंदरता और वैभव की प्रशंसा करते और यह प्रशंसा वसुंधरा के लालच की आग में घी का काम करती। धीरे धीरे वसुंधरा की इच्छाएं व्यक्तिगत वस्तुओं से आगे बढ़कर राज्य के संसाधनों तक पहुंच गई। उन्हें लगने लगा कि महल पर्याप्त भव्य नहीं है। उन्होंने महाराज से महल के नवीकरण की मांग की। पुरानी भित्ति चित्रों को हटाकर सोने की नक्काशी करवाई गई। सामान्य फर्शों को हटाकर कीमती पत्थरों से जड़ा गया। साधारण फव्वारों की जगह चांदी और स्फटिक के फव्वारे लगाए गए। इस कार्य में राज्य का बहुत सा धन व्यय हुआ, लेकिन महाराज ने अपनी प्रिय रानी की खुशी के लिए स्वीकृति दे दी। वसुंधरा का प्रभाव अब दरबार भी महसूस होने लगा था। वह अक्सर महाराज के साथ राजकाज में राजसभा में बैठने लगी। पहले वह केवल सुनती, पर अब धीरे धीरे अपनी राय भी देने लगी। उनकी राय अक्सर उन योजनाओं को पक्ष में होती जिनसे राज्य की आय बढ़े, भले ही उससे प्रजा पर बोझ क्यों न बढ़ता हो। वह उन मंत्री और अधिकारियों को पसंद करने लगी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए राज्य के खजाने से उपहार लाते हैं। जो मंत्री या सलाहकार प्रजा की भलाई की बात करते या रानी के फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने का संकेत देते, वह धीरे धीरे रानी की आंखों की किरकिरी बनने लगी। महाराज महेंद्र अब कुछ चिंतित रहने लगे थे। उन्हें अपनी पत्नी का यह बदलता स्वरूप दिख रहा था, लेकिन प्रेम बस वह कुछ कह नहीं पाते थे। वह सोचते कि शायद यह एक अस्थायी चरण है, शायद रानी का मन जल्द ही इन भौतिक वस्तुओं से भर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वसुंधरा का लालच एक अथाह कुएं की तरह था जो कभी भरने वाला नहीं था। एक बार पड़ोसी राज्य के एक धनी व्यापारी ने स्वर्णपुर का दौरा किया। उनके पास एक अद्वितीय नीले रंग का हीरा था जिसे सागर का हृदय कहा जाता था। उसकी चमक और दुर्लभता की कहानी सुनकर वसुंधरा उसे पाने के लिए बेचैन हो उठी। उन्होंने महाराज से उस हीरे को खरीदने का आग्रह किया। व्यापारी ने हीरे की इतनी बड़ी कीमत मांग की कि राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ता। महाराज ने रानी को समझाने की कोशिश की, प्रिय, यह हीरा निसंदेह सुंदर है, पर इसकी कीमत बहुत अधिक है। इतने धन से हम अपनी प्रजा के लिए कई कुएं खुदवा सकते हैं, एक नया अन्न भंडार बना सकते हैं।
वसुंधरा का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। महाराज, आप एक साधारण पत्थर के लिए अपनी रानी की इच्छा को अनदेखा कर रहे हैं। क्या स्वर्णपुर इतना निर्धन हो गया है कि अपनी महारानी के लिए एक हीरा भी नहीं खरीद सकता? दूसरे राज्य के लोग क्या कहेंगे? वे हंसेंगे हम पर। उनकी जिद और तर्कों के आगे महाराज को झुकना पड़ा। वह हीरा खरीद लिया गया। वसुंधरा ने उसे एक भव्य हार में जड़वाया और उसे पहनकर कई दिनों तक इतराती रही। लेकिन इस घटना ने महाराज महेंद्र के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी पत्नी का लालच अब सीमाओं को लांघ रहा है। इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून की वर्षा की कमी हुई। फसल सूखने लगी और अकाल की आहट सुनाई देने लगी। दूर दराज के गांवों से किसानों की प्रतिनिधि मदद की गुहार लेकर राजधानी आने लगे। महाराज महेंद्र स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई और राहतकारी योजना बनाने का आदेश दिया। अनाज के भंडार खोलने, करों में छूट देने और नए कुएं खुदवाने जैसे निर्णय लिए गए। जब वसुंधरा इन योजनाओं और उनमें होने वाले व्यय का पता चला तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुई। वह सीधे महाराज के निजी कक्ष में पहुंची, जहां वह अपने विश्वस्त मंत्री आर्यभट्ट के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज, मैंने सुना है कि आप राज्य का खजाना इन आलसी किसानों पर उठा रहे हैं। वसुंधरा बिना किसी विवादन के सीधे प्रश्न किया। महाराज और मंत्री आर्यभट्ट दोनों चौंक गए। महाराज ने असमंजस उत्तर दिया, रानी, यह लूटना नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। हमारी प्रजा संकट में है और राजा होने के नाते उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्म? वसुंधरा व्यंग से हंसी। कैसा धर्म? ये लोग हर साल कोई न कोई बहाना बनाकर मदद मांगने आ जाते हैं। अगर हर बार खजाना खाली करते रहे तो राज्य कैसे चलेगा? महल के रखरखाव, सोने के, सेना के खर्च और हमारे वैभव का क्या होगा? मंत्री आर्यभट्ट, जो एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति थे, ने साहस करके कहा, महारानी जी, राज्य का वैभव उसकी प्रजा की खुशी में। यदि प्रजा ही दुखी और भूखी रहेंगी तो सोने से जरा महल भी शमशान समान लगेगा। वसुंधरा ने मंत्री को घृणा भरे नजर से देखा। मंत्री जी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। मैं जानती हूँ राज्य कैसे चलाया जाता है। महाराज, आपको इन किसानों को उनकी मेहनत का फल खाने देना चाहिए। प्रकृति का कोप है तो उन्हें भुगतने दे। हमें अपना खजाना भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। महाराज महेंद्र को अपनी पत्नी की बातें सुनकर गहरा आघात लगा। उनमें वह पुरानी समझदार वसुंधरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह एक कठोर, स्वार्थी और लालची स्त्री थी, जिसकी आंखों पर सोने की चमक के पर्दा डल गया था। वसुंधरा, महाराज की आवाज में पीड़ा थी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम भूल गए कि तुम भी इसी मिट्टी की बेटी हो? क्या तुम्हें उन भूखों बच्ची की रुदन नहीं सुनाई देता? उन बेबस किसानों की आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। मुझे किसी की आंखों में झांकने की आवश्यकता नहीं है, वसुंधरा ने रुखिकपन से कहा। मुझे केवल राज्य का हित दिखाई देता है और राज्य का हित खजाने को सुरक्षित रखने में। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी और फिजूल खर्च जारी रखी तो याद रखिएगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यह कहकर वसुंधरा पैर पटकती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कक्ष में भारी चुप्पी छा गई। मंत्री आर्यभट्ट ने चिंता से महाराज की ओर देखा। महाराज महेंद्र अपनी कुर्सी पर निढाल बैठ गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में गहरी निराशा थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी पत्नी के मन में लालच ने बहुत जड़ें हो चुकी है। यह लालच अब केवल आभूषणों और वस्त्रों तक सीमित नहीं थी। यह अब सत्ता, नियंत्रण और राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार की भूख बन चुका था। उन्हें डर था कि लालच न केवल वसुंधरा को बल्कि पूरे स्वर्णपुर राज्य को ले डूबेगा। बाहर महल के स्वर्ण जयित गलियारों में महारानी वसुंधरा के कदमों की आहट गूंज रही थी। उनके चेहरे पर क्रोध और दृढ़ निश्चय के भाव थे। उन्हें मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर राज्य के खजाने पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। उन्हें प्रजा के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं था। उनकी दुनिया सिमट कर सोने, चांदी, रत्नों और सत्ता के इर्द गिर्द रह गई थी। स्वर्णपुर के सुनहरे दिनों पर ग्रहण लगने वाला था और इस ग्रहण का केंद्र थी स्वयं महारानी वसुंधरा। लालची रानी का कहानी का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है, एक अनिश्चित भविष्य और बढ़ते संकट के साथ।